अच्छा जी। हमने दो मॉडल्स देख लिए, एक होता है हमारे पास कॉस्ट मॉडल, दूसरा होता है हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल। तो हमने लेके चलना है। अब देखें, जहां तक पॉसिबल है ना, जहां तक प्रोबेबल है, हमने फेयर वैल्यू मॉडल ही इस्तेमाल करना होता है। बिकॉज फेयर वैल्यू मॉडल ही हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे जो सबसे बड़ी एक अहम चीज़ थी, वो क्या थी कि ये जो फेयर वैल्यू मॉडल है, ये जो फेयर वैल्यू है हमारे पास बेसिकली, जो हमारे पास बेसिकली ये जो फेयर वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए? रिलायबली मेजरेबल। मैंने ये वर्ड लिखा, रिलायबली मेजरेबल, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? रिलायबली मेजरेबल का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू है, वो मार्केट में जाके आप पता लगवा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है और वो सही है। मैंने वो वैल्यू साद से लगवाई, मैंने वो वैल्यू बतूल से लगवाई, मैंने वो वैल्यू नजब से लगवाई, मैंने वो वैल्यू महानूर से लगवाई, तो सबने एक जैसी ही वैल्यू दी है। ये नहीं कहा, महानूर ने कहा जी इसका 1 करोड़ है और साद ने कहा जी 10 लाख रुपए, बतूल ने कहा जी 20 लाख रुपए, नजब ने कहा जी 2 करोड़ रुपए, तो ये रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अगर मुझे बतूल ने कहा जी 1 करोड़ है, तो माइट भी मनूर ने कहा कि 99 लाख है, नजर ने कहा होगा जी 1 करोड़ 1 लाख है। तो ये रिलायबली मेजरेबल है कि सब ने ऑलमोस्ट एक जितनी ही जो है वो क्या दी है, वैल्यूएशन करके दी है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपकी रिलायबली मेजरेबिलिटी जो है वो कह रहे होते हैं। गॉट इट? अब सवाल ये है कि अगर फेयर वैल्यू ये रिलायबली मेजरेबल ना हो सके, बट हमें नहीं पता क्या कीमत है, फिर हम क्या करेंगे? अब ये रिलायबली मेजरेबल के सिनेरियोज में सबसे पहले आता है कि वो प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो प्रॉपर्टी बन रही है, एक प्रॉपर्टी जो बन रही है, आप उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, एक खाली प्लॉट है, ये खाली क्या है, प्लॉट है। इफ द खाली इज प्लॉट, प्लॉट की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब इस प्लॉट के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बन रही है, और बिल्डिंग बननी है, फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर बिल्डिंग बननी है। अभी बिल्डिंग 10 फ्लोर बनी ही नहीं, बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग 8 फ्लोर बनी है, बिल्डिंग 7 फ्लोर बनी है, इस तरह का सीन कुछ हुआ है। तो अब मुझे बताएं, जब बिल्डिंग बनेगी ना, वो लैंड है ना, वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, वो अभी इन प्रोसेस है, अभी इस ट्रांजिशन की फेज में है, तो क्या एज ऑफ टुडे, जब बिल्डिंग बन रही है, जब दीवारें टूटी हुई हैं, लेंटर पड़ रहा है, हर चीज कच्ची है, तो क्या आप उसकी वैल्यू को रिलायबली मेजरेबल कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे आज इस्लामाबाद में डॉलमन मॉल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप उसकी रिलायबली मेजरेबिलिटी नहीं कर सकते। इधर प्लाजे बन रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप उनको रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। माइट भी मैं कहूँ जी आज तो ये प्लाजा बन रहा है, आज इस दुकान को ले लेते हैं, दुकान का रेंट है 10,000 रुपया। और भाईजान जब दुकान बन जाए, प्लाजा बन जाए, तब इसका रेंट जो है वो क्या हो, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया हो जाए। तो रिलायबिलिटी नहीं आ रही इसमें, इसमें रिलायबिलिटी जो है वो नहीं आ रही। तो हमने क्या देखनी है, हमने रिलायबल मेजरमेंट जो है वो देखनी होती है। तो अगर हमारी कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक वो कहाँ रहेगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगी, तो रिमेंबर, हम उसे क्या करेंगे, जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक वो बन रही है, हम उसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर लेके चलेंगे, जितना खर्चा हो गया हम उसको लेके चलेंगे। व्हेन इट इज कंप्लीटेड, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए,
फिर हम उसकी क्या करेंगे, हम उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे, या तो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए या उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो सकती हो। इसमें से जो इवेंट अर्लियर हो गया उस डेट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर लेकर चले जाएंगे। इज इट क्लियर? इसको रीड करें जल्दी से। नहीं, दो, आप उसको कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, जस्ट कॉस्ट उसके रिकॉर्ड कर देंगे। हमें क्लियर। अब उसके बाद है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी दो तरह की हो गई। एक वो प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक वो प्रॉपर्टी थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिसकी फेयर वैल्यू हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते थे। अब एक वो प्रॉपर्टी है जो नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है, वो बन चुकी है। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गई है या बन चुकी हुई है, इसमें इस पर्टिकुलरली एरिया में ना हम बात कर रहे होंगे लैंड की, जिसकी लैंड की बात कर रहे होंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब ये वो प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, और इसको अगर हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, हम हमें उसकी रिलायबल वैल्यू नहीं चल रही, पता क्या है क्या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको कॉस्ट मॉडल जो IAS 16 में हमें बताता है, हम क्या करेंगे, हम उसको उस कॉस्ट मॉडल के तहत जो है वो क्या लेके कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। और जब हम इसको कॉस्ट मॉडल में लेके चलेंगे ना, तो सबसे अहम बात है ये,
कि उसमें फिर जब हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी, उसको हमने क्या एज्यूम करना है, जीरो एज्यूम करना है। और हमने कब तक ये वाला मॉडल लेके चलना है, हमने किस दिन तक ये वाला मॉडल लेके चलना है, जब तक हम इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर देते, बेच नहीं देते, तब तक जो है हम उसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, पहली बात। और आप इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं, आपको इसकी रिलायबल फेयर वैल्यू भी नहीं मिल रही कि क्या है क्या नहीं है, करोड़ है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, यू आर अनएबल टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर फेयर वैल्यू। आपने कहा ओके, तो अब आप इसकी जो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसको किस पे लेके चलेंगे, आप इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे। मतलब IAS 16 के तहत जो है आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिल्डिंग हुई तो कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से आप उसकी लेस करवाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास आ जाएगी, लैंड का कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप इस आप इस मॉडल के तहत रिकॉर्ड करेंगे, तो जब हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, जब हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, तो डेप्रिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो इसमें इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो हमने जीरो लेनी है, वो हमने क्या लेनी है, जीरो लेनी है। और जब तक हम फ्यूचर में 20 30 50 साल तक इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं, हम हमेशा इसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर ही क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। अब क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है, बता दिया करो यार। अब हम जागिए कि सोई हुई है, सात बतूल नजब विशाल महानूर बताएं। तो मैंने कहा लैंड, लैंड तो इसमें आएगा नहीं, यहाँ पे ये सारा कुछ हमने बिल्डिंग के बारे में लिखा ना बेटा, नॉट अबाउट द लैंड, दिस इज फॉर द बिल्डिंग, लैंड के बारे में लिखा। चले आगे। एवरीवन, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुझे बड़ी तब चढ़ती है।
आदिल, अली, मुनव्वर, बतूल, इशा, नजब, साद और दस्तिया करोए। अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने तीनों बातें की है ना, ये अभी दो प्रीवियस बातें की हैं जो अब बात कर रहे हैं, इसमें से ये तीनों बातें हमारे लिए थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकली जो है वो हमारे लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा अहम है, जिनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसिडर आउट कर रहे होंगे थ्योरेटिकली। अब थर्ड है, अब इसको सुनिएगा, कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको मैं प्रीवियसली फेयर वैल्यू पर लेके चल रहा था, जिसको मैं प्रीवियसली जो है फेयर वैल्यू के ऊपर मैयर कर कर बैठा हुआ था माजी में। और उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल भी थी। लेकिन 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 अब जो है उसकी फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मैयरेबल नहीं है, या उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। उस वक्त हम क्या करेंगे? अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। बहरिया टाउन, बहरिया टाउन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा बिक रहा था, ऐसे ही है। अब जब का मलक रियाज का फटा पड़ा है, जब का मलक रियाज का फटा पड़ा है, वो प्लॉट जो बहरिया टाउन में 2020 या 2022 या 23 में 50 लाख था, लोग उसको 30-30 लाख का बेच रहे हैं। तो क्या उस फड्डे के बाद, उस स्कैम के बाद, क्या वो उसकी वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजरेबल है? अब क्यों? बिकॉज अब एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे अगर हम उसको बात करें तो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो अब कंपेरेबल नहीं है, चेंज हो रही है। क्या हुई है? चेंज हो रही है, कंपेरेबल नहीं है। तो इस केस में अगर ऐसा सीन हो रहा है तो आप उसको उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ही लेकर चलेंगे, उसको कॉस्ट पे ट्रांसफर जो है नहीं करेंगे। उसको किसके ऊपर लेके चलेंगे? कॉस्ट के ऊपर नहीं लेके चलेंगे। जब तक आप उसको बेच नहीं देते, या जब तक वो ऑनर ऑक्युपाइड नहीं हो जाती, जो भी फेयर वैल्यू है, कम है ज़्यादा है, आप उसके ऊपर ही क्या करेंगे? लेकर चल रहे होंगे। बेशक मार्केट वैल्यू कम हो गई है, बेशक मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है, बट वी आर ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर इट एट द फेयर वैल्यू। बिकॉज पहले भी फेयर वैल्यू पे थी, अभी भी हम उसे कहाँ लेकर चलेंगे? फेयर वैल्यू के ऊपर ही लेकर चल रहे होंगे। ओके। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली। तो खाना बना रहा हूँ। हाँ, फेयर वैल्यू चेंज होती रहेगी, बिकॉज अभी हम अब मुझे एक बात बताएं सोच के, बतूल, आपने एक प्लॉट लिया था 2020 में, अब 2025 है, आपने 20 लाख का लिया, अब उसकी कीमत 20 लाख से बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट इंक्रीज आ रहा है फेयर वैल्यू का। लेकिन ये कीमत बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाए, अगर इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, अगर ये कीमत कम होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो फेयर वैल्यू जो है वो अगर हम रिलायबली मैयर नहीं कर पा रहे, या हम पहले कीमत बढ़ रही थी, अब कीमत जो है वो कम होना शुरू हो गई है, इफ दैट इज द पर्टिकुलर केस,
तो हम तब भी ये नहीं करेंगे कि जी अब हमारी लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो हम नहीं ऐसे करेंगे। आप उसको फेयर वैल्यू के ऊपर ही लेके चलेंगे, जब तक आप उसको डिस्पोज नहीं कर देते हैं, जब तक आप उसको ओनर ऑक्युपाइड नहीं कर देते। आपने अंडर ड्रेसिंग नहीं करने के लिए अब अपने एसेट्स को हाई वैल्यू पे रखें, ऑल दो अब कीमतें गिर रही हों। वो ना हो कि कीमतें गिर रही हैं आपके, नई नई कीमतें गिर रही हैं तो हम कॉस्ट मॉडल चले जाते हैं, ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ डिक्लेयर। जरा आसान हो जाए बैकएंड पे। चलिए जी। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो सबसे ज्यादा टेक्निकल एरिया है वो है ट्रांसफर्स का। वो किसका है? ट्रांसफर्स का है, जो हमने यहाँ पे देखना है। नो व्हाट डज इट मीन? अगर हम बात करें ट्रांसफर की, तो इस ट्रांसफर का मतलब क्या है उसको जरा हमने यहाँ पर समझना है। ट्रांसफर्स की बात करें ना, तो देखें, आपके पास प्रॉपर्टी जो है
You can record, you are recording property under IAS 16. You are recording property under IAS 2. ये है इन्वेंट्री आपकी, ये है आपकी ऑनर ऑक्यूपाइड के, जिसको आप अपने खुद के इस्तेमाल में लेके बैठे हुए हैं। एंड देर इज IAS 40, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हम या तो कॉस्ट मॉडल पे लेके चलते हैं, या हम लेके चलते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे। जब कॉस्ट मॉडल की बात करें, लैंड जो है वो आता है हमेशा हमारे पास कॉस्ट पे, और जो बिल्डिंग है वो हमारे पास किसके ऊपर आती है, कैरिंग वैल्यू पे। ऐसे ही है ना, अभी तक हमने ये पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। अब रिमेंबर, आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो IAS 16 में लेके बैठे हुए हैं, उसको उठा के IAS 40 में लेके जा सकते हैं। कि मैं आर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा था, अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस प्रॉपर्टी को जो है वो अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं इसको रेंट आउट करना चाहता हूँ। एक प्रॉपर्टी जिसको आपने इन्वेंट्री में रखा हुआ है, आप उसको उठा के IAS 40 में ले जा सकते हैं, ये ट्रांसफर अलाउ है। या एक प्रॉपर्टी जो आपने IAS 40 में रखी थी कि हम रेंट पे देंगे, लेकिन आप रेंट हटा कहाँ ले आए हैं, वापस उसको IAS 16 में ले आते हैं, आप उसको खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। या एक लैंड लिया था आपने कि जी मैं इसको लूंगा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, अब आप उसकी प्लॉटिंग जो है वो करके करना शुरू कर रहे हैं। तो रिमेंबर, ये सारे ट्रांसफर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ये सारे ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल हैं। हमने इन ट्रांसफर्स का क्या देखना है, हमने इन ट्रांसफर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसको देखना है। हम इन ट्रांसफर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हमने उसको देखना है, उसको लेके चलना है, कैसे हम ये ट्रांसफर्स कर रहे होंगे। बात समझ आई? अब मोस्टली ट्रांसफर्स पता कब होते हैं, मोस्टली ट्रांसफर्स होते हैं हमारे ईयर एंड के ऊपर। मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर्स जो हम कर रहे होते हैं वो हम ईयर के ऊपर कर रहे होते हैं, ईयर एंड के ऊपर होते हैं। तो रिमेंबर, जब हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं, जब हम ये ट्रांसफर्स कर रहे हैं, तो रिमेंबर हम लेंगे कैरिंग वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफर। कि अगर वो IAS 16 में है, तो IAS 16 की उस दिन की जो कैरिंग वैल्यू होगी वो हम वो लेंगे। और जब हम उसको IAS 40 में लेंगे, तो ये कैरिंग वैल्यू इसके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट जो है बन रही होगी, और वाइस वर्सा हम इसको लेके चलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर न्यूमेरिकली समझेंगे क्या है क्या नहीं है। कहते जी IAS 40 से आप ट्रांसफर कर सकते हैं जब एक्चुअल यूज में चेंज आ जाए, आपका यूज जो है वो चेंज हो गया है। तो असूल क्या होगा कि जब प्रीवियस ट्रेड में यूज कर रहे थे उस दिन कैरिंग वैल्यू होगी, और वो जो नेक्स्ट ट्रेड में लेके गए हैं उस दिन के लिए क्या बन जाएगी, वो कॉस्ट जो है वो बन रही होगी। तो नए हेड में जब जाएंगे तो उस पे आप डेबिट करेंगे, जैसे अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके चले गए हैं तो IAS 40 डेबिट, IAS 16 क्रेडिट हो जाएगा, या इस तरह से वाइस वर्सा कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पहले प्रॉपर्टी जो है वो IAS 16 में थी, और IAS 16 से आप चले गए हैं IAS 40 में, तो अगर आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करने की बात करेंगे, तो रिमेंबर आपका IAS 40 के तहत जो है वो हम करेंगे डेबिट, और IAS 16 के तहत जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। या पहले अगर आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेंट्री में थी, IAS 2 में थी,
आप IAS 2 से उठा के कहाँ ले गए हैं, IAS 40 में ले गए हैं। तो रिमेंबर, आपका IAS 40 जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और आपका IAS 2 जो है वो क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। और वाइस वर्सा हम इस तरह की एंट्रीज जो है वो क्या कर रहे होंगे, पास जो है वो कर रहे होंगे। और फिर हम रेलेवेंट गेन या लॉसेस जो है वो भी कैलकुलेट जो है कर रहे होंगे। ओके, ये आपको समझ आएगा इसकी एग्जाम्पल्स करके। हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स करने के बाद जो है फिर हम इसको मोर डिटेलली क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है जी, मैं अब इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में फिर हम इसके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे A to Z। बिकॉज अब थोड़ा टाइम लोगों का चेंज हुआ है, अब लोगों की क्लास है आप लोगों की 6 मिनट के बाद, तो इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अब कल हम इसके एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस ही करेंगे चैप्टर में, और इसमें एज सच कोई इतनी चीज़ जो है वो नहीं इन्वॉल्व। चैप्टर की थियोरेटिकल डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। कल इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर हम इसके पास पेपर्स जो है उस पर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है फेस हो नहीं। ओके।